हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई के एडवांस में पूछा गया एक क्वेश्चन है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होगा, आपको वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को खुद से पहले अटेम्प्ट करना है, देन आपको कम्प्लीटली वीडियोस पूरी देखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको वो पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए, कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका वेट क्या 100 न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय अ कॉपर एंड स्टील वायर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ √3 मीटर एंड 1 मीटर। मतलब आपके पास एक कॉपर वायर है और एक स्टील वायर है, एक ब्लॉक से सस्पेंड किया। ब्लॉक की वेट यानी mg जो है वो आपके 100 न्यूटन दी हुई है। ओके, इसके बाद ये दो आप देख सकते हैं, यहाँ से ये 30 डिग्री बना रहा है और ये क्या है 60 डिग्री बना है। कॉपर वायर की जो लेंथ है वो √3 है, स्टील वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है और दोनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 0.5 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि देयर एंड्स आर फिक्स्ड ऑन बाय द सीलिंग एज शोन इन द फिगर। इनके जो दूसरे एंड्स हैं वो सीलिंग से फिक्स किए हुए हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉपर एंड द स्टील वायर विथ द सीलिंग आर इतना इतना, वो तो मैंने बता ही दिया। द इफ एलोंगनेशन इन कॉपर वायर में जो एलोंगनेशन होता है यानी जो इनकी जो लेंथ इंक्रीज कर जाती है वो डेल एल सी है इस लोड के कारण से, और जो स्टील वायर में जो इंक्रीज करता है वो डेल एल एस हो जाता है। तो आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, और कुछ गिवन डेटा आपको पता होना चाहिए यहाँ से, जैसे कि आपको दिया हुआ है कॉपर के लिए 1 × 10⁻11 और स्टील के लिए 2 × 10⁻11। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा था, सिंपल जो बेसिक बातें हैं उनको पहले समझ लेते हैं। जैसे कि अगर ये है स्टील का वायर था और ये कॉपर का था। ठीक है, अगर हम इसमें मान के चलते कि इसमें टेंशन T1 लग रहा है, इस पर टेंशन क्या लग रहा है T2, तो हम अपवर्ड साइड में इसके कंपोनेंट्स को तोड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ देख सकते हैं 60 डिग्री है तो यहाँ भी आप 60 डिग्री कर सकते हैं। तो जो कंपोनेंट तोड़ देंगे, इधर आएगा T1 cos 60, ऊपर आ जाएगा T1 sin 60। ठीक उसी तरीके से अगर ये 30 है तो आपका हो जाएगा इधर T2 cos 30 और ऊपर साइड हो जाएगा T1 sin 30। ठीक है, सॉरी T2 sin 30। अब आपको पता है कि अगर हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम में ले जाते हैं, तो सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में ले जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि अपवर्ड कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड कंपोनेंट। दैट मीन्स कि T1 sin 60 प्लस T2 sin 30 इज इक्वल टू 100। ओके, sin 30 जो होगा आपका जो हो जाएगा sin 30 दैट इज √3/2, इसमें जो होगा sin 60 जो है यहाँ पे √3/2 है और sin 30 जो है आपका 1/2 है। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो √3T1 प्लस T2 इज इक्वल टू आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। दूसरी बात जो था, अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की ओर देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इस साइड आपका है T1 cos 60 और इधर है आपका T2 cos 30। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि T2 cos 30 है। तो अगर आप इधर इक्वेट करते हैं दोनों को तो क्या पाते हैं इधर से कि अगर आप करते हैं T1 cos 60 इज इक्वल टू T2 cos 30, तो T1 cos 60 जो होता है वो 1/2 है और इधर से √3/2, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स T1 इज इक्वल टू आपका क्या दिखता है, आप यहाँ से देख सकते हैं T1 इज इक्वल टू √3T2। ओके, ये आपका आ जाएगा। तो जो T1 है, T1 हमने किसको कहा है, आप देख सकते हैं T1 जो कहा है स्टील वायर के टेंशन को, जिसको हम लोग यहाँ से TS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप T1 को TS से रिप्लेस कर सकते हैं। अब आप T1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करते हैं तो आप यहाँ से पाते हैं कि √3 और यहाँ से √3T2 आ जाएगा 200। जब इसको सॉल्व करते हैं तो T2 की वैल्यूज कितनी आ जाएगी 50 न्यूटन आ जाएगी। ओके, तो जब आपका T2 50 न्यूटन है दैट मीन्स टेंशन इन द कॉपर वायर जो है आपका 50 न्यूटन है, दैट मीन्स टेंशन इन द स्टील वायर जो है वो 50 √3, जो कि √3 टाइम अभी मैंने बताया है आपको। ओके, तो यहाँ तक आपसे पता चल गया होगा कि आपको कि यहाँ हमने अभी तक टेंशन निकाला। टेंशन क्यों निकाला, क्योंकि वायर को जो स्ट्रेच करने वाली फोर्सेस है वो खुद ही टेंशन ही है। ठीक है, अब आपको जो पता है कुछ बेसिक बातें की अंडरस्टैंडिंग आपको पता है, हुक्स लॉ से आप ये चीज़ देख चुके होंगे कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है और वहाँ से आप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन निकालते हैं, जिसमें यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई वाई हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेन की बात करते हैं तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ एलोंगनेशन है तो डेल एल बाई एल बाई स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगर डेल एल की बात करते हैं तो डेल एल इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई वाई इंटू एल हो जाएगा। ओके, तो ये जो है वो एलोंगनेशन है। तो अगर आप स्टील के लिए एलोंगनेशन लिखना चाहेंगे तो वो हो जाएगा कॉपर के लिए, चले मैंने लिखा हुआ पहले कॉपर के लिए लिखा हुआ, तो T1 बाई गामा C इंटू एल सी। ठीक है, और उसी तरह अगर आप स्टील के लिए लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं।
ओके, दोनों के लिए वैल्यू लिखा। अब हमें तो रेशियो निकालना था, दोनों को हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड। ठीक है, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको पता होना, जैसे कि अगर हम डिवाइड करते हैं, एक चीज और यहाँ से स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस का एक्चुअली होता है फोर्स अपन एरिया, बट एरिया जो है वो क्या है, दोनों के लिए इक्वल है, तो एरिया का जो कंपोनेंट है मैंने यहाँ से हटा दिया है, आप यहाँ पर एरिया से इसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो एरिया का कंपोनेंट ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं करने वाला। तो जब दोनों की रेशियो को निकालते हैं तो आपका कॉपर बाय स्टील, यहाँ से दोनों का चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कॉपर बाय स्टील, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपके पास लेंथ ऑफ द कॉपर वायर जो था वो √3 मीटर है, लेंथ ऑफ द स्टील वायर आपका 1 मीटर था। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपका यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर इतना दिया हुआ था, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इतना दिया हुआ था। ओके, और जो टीसी है आप देख सकते हैं, पीछे मैंने वैल्यू बताए हुए, टीसी और टीएस की वैल्यू सारी की सारी दी हुई है। जब इसको पूरा का पूरा यहाँ सारे के सारे को पुट करते हैं और यहाँ से सॉल्व करते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ 2:1। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।